हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज से हम लोग एक बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों लुसेंट बुक से, जो कि हमारी तैयारी की दुनिया में बिल्कुल रामबाण किताब मानी जाती है और वास्तव में दोस्तों रामबाण किताब है भी। तो लुसेंट को सबसे ज्यादा न केवल स्टूडेंट बल्कि टीचर भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि तैयारी की दुनिया में इस किताब का कोई जोड़ नहीं है। तो लुसेंट को ही हम लोग टारगेट ध्यान में रख करके और जितने भी लुसेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, इसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तीनों हिस्ट्री को मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज खत्म भी करूंगा। और बस आप लोग थोड़ा ये सहयोग करना दोस्तों कि क्लास को पूरा देखना, तभी आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज बढ़ेंगे और तीनों ही हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात कि दोस्तों जहां भी आपको नया क्वेश्चन मिले उसको तुरंत अपने नोट में शामिल भी करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व तो करते हुए चलेंगे, लेकिन जहां कहीं भी आपको नया मिले तो वहां पर अपने नोट में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि बिल्कुल हमें हिस्ट्री में झंडा गाड़ देना है ना। हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन हमारी आंखों से गुजरे तो वो गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। बस इस फोकस के साथ, इस माइंडसेट के साथ हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि सर इसके पहले हम लोग पाषाण काल को क्यों नहीं सॉल्व किए। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से आप स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट में हम लोग स्टोन एज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एक ही क्लास में देख लेंगे, है ना। क्योंकि पहले ही क्लास में थोड़ा बोरियत सा होता है स्टूडेंट को, ये मेरा अपना अनुभव है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हो गए होंगे, रेडी होते हैं हम लोग, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यहां पे मैं रेड लेता हूं क्योंकि रेड ज्यादा विजिबल होगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसमें देखिए कई सारे डेट दिए हुए हैं हमें, अलग अलग किताबों में हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग टाइम पीरियड मिलते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। तो जब हम ये दोस्तों लुसेंट को देखते हैं या एनसीईआरटी को देखते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त समय है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का समय काल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय काल है हड़प्पा सभ्यता का, और ये ईसा पूर्व में है। ईस्वी और ईसा पूर्व में बिल्कुल दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि वो ईस्वी लिख करके हमारे साथ चीटिंग करता है। पहले ही ऑप्शन में ईस्वी लिखा होगा, मतलब नंबर तो वही रहेगा, लेकिन ईस्वी लिखा होगा और बाद में वो ईसा पूर्व लिखा होता है, और हम गोला जल्दीबाजी में भर देते हैं और बाद में समझ में आता है कि ये तो हमसे मिस्टेक हो गया है। तो आप थोड़ी सावधानी से ईस्वी और ईसा पूर्व जरूर देख लेना। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जब थी तो उसके टाइम कुछ और सभ्यताएं थी जो दुनिया में अलग अलग एरिया में सरवाइव कर रही थी। तो हड़प्पा सभ्यता के समय की कौन सी एक सभ्यता नहीं है। नहीं है पूछा हुआ है तो आपको बताना है। क्या उस समय मिस्र की सभ्यता थी। तो बिल्कुल थी दोस्तों, मिस्र की सभ्यता भी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे सुमेरियन सभ्यता कहते हैं या दजला फरात सभ्यता कहते हैं। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता भी थी, हालांकि चीन के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं था, जबकि मिस्र की सभ्यता के साथ और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हमारा कनेक्टिविटी था। और ग्रीक की सभ्यता दोस्तों, ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ग्रीक की सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वही पूछ रहा है कि ये कहां तक विस्तृत थी। तो जब आप भारत का मैप देखते हैं और उसमें हड़प्पा सभ्यता का स्थल ढूंढते हैं, वर्तमान के भारत के मैप में अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों को दोस्तों ढूंढते हैं, अगर आप ढूंढते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला एरिया भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का हमें विस्तार मिलता है। ये तो हम सबको पता है, ठीक है।
तो इसी क्षेत्र में ये आप ध्यान रखना। अब यहां पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पंजाब बिल्कुल है, रोपड़ जैसे स्थान पंजाब में ही है, सतलज नदी के किनारे। दिल्ली, क्या कभी आपने हड़प्पा सभ्यता में दिल्ली का नाम सुना है? नहीं सुना है। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि दिल्ली में ना हो, लेकिन जब तक आप सुने नहीं है, जब तक खुदाई नहीं हुई है और कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक आप दावा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है और दिल्ली में हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल न होने की वजह से ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे देखिए बंगाल और उड़ीसा दिया हुआ है जो कि पूर्वी राज्य है ना, पूर्वी राज्य है, और हड़प्पा सभ्यता में पूर्वी तरफ नहीं मिला हुआ है और इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो यही है। आपको पता है पंजाब में रोपड़ का नाम सुना होगा, राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थान है, गुजरात में लोथल और सुरकोटदा जैसे स्थल है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक तो आलमगीरपुर है, दूसरा मांडी है। देखिए मांडा अलग है और मांडी अलग है, तो मांडी जो मुजफ्फरनगर में है वो भी उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा में बनावली जैसे स्थल है। इसके अलावा सिंध में दोस्तों मोहनजोदड़ो है। और सबसे बड़ी की बात यह है कि बलूचिस्तान में हमारा सबसे जो पश्चिमी स्थान है सुतका गेंडोर। तो ये सारे के सारे स्थल हमें इन राज्यों में मिलते हैं और इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष को लेकर के विवाद है। मैं पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, घोड़े के अवशेष को लेकर के विवाद है। देखिए घोड़े का कंकाल तो मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने उस पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये घोड़े का अवशेष जैसा है, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते कि ये घोड़े का ही अवशेष है और इस वजह से घोड़े के अवशेष पर विवाद होता है। तो आप ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के आधार पे यहाँ पे घोड़े के अवशेष ही पूछ लिया है, तो ये कहीं ना कहीं से तो मिला है। तो कहां से मिला है? ये दोस्तों जो गुजरात है, गुजरात में एक स्थान है सुरकोटदा। सुरकोटदा भी एक बंदरगाह है। सुरकोटदा भी क्या है? एक बंदरगाह है। ये भी ध्यान रखना आपको। लोथल के बगल में ही सुरकोटदा को भी याद रखेंगे, ये एक बंदरगाह है और यहां से घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, लेकिन घोड़े के अवशेष पर विवाद याद रखेंगे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, अब यहाँ पे कालीबंगन कह रहा है या कालीबंगा कहते हैं, किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। और ये कहां पर है? तो क्या राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? तो आप सबको पता होगा इसका जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस वस्तु का जो प्रयोग है इसमें, किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरे हैं उनको बनाने के लिए? तो मुहरों को बनाने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है और वही हमें प्राप्त हुआ है। तो सेलखड़ी। एक क्वेश्चन यहां पे और आप ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा मुहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो मुहरें सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुई हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से। जी हाँ, ये वही मोहनजोदड़ो है जिसे हड़प्पा सभ्यता का कैपिटल भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता का युग क्या था? क्या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्या नव पाषाणकालिक युगीन सभ्यता कहते हैं, पूरा पाषाणकालीन युगीन सभ्यता कहते हैं या लौह युगीन सभ्यता कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? आप सबको पता होगा, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सर कांस्य युगीन क्यों कहते हैं? कांस्य युगीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया था। इस पहली बार की बात है, सबसे ज्यादा नहीं। अगर पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग किया गया, तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कांसे को बताते हैं, गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जिस धातु का प्रयोग किया गया वो तांबा होगा। क्या होगा? तांबा। आप खुद सोच करके देखो कि जब कांसे का प्रयोग करेंगे तो कांसे में तांबा और टिन मिला हुआ होता है, तो तांबा तो कांसे के साथ साथ यूज होगा और इसके अलावा तांबे को स्वतंत्र रूप से भी यूज करेंगे। तो इसलिए कभी भी आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग हुआ, तो आप तांबा बताएंगे, ठीक है। लेकिन तांबे में टिन मिला करके दोस्तों हड़प्पा वासी कांसा बनाना सीख लिए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहली बार कांसे का प्रयोग किए थे और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। बिल्कुल आप इस चीज को रट लेंगे, याद कर लेंगे ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, अब यहां पर भी अलग अलग किताबों में अलग अलग जवाब मिलता है। कुछ किताबों ने इसको व्यापार माना है और कुछ किताबों ने इसको कृषि माना है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? व्यापार। दोस्तों ज्यादा सही जवाब क्या होगा? व्यापार। तो आप व्यापार ध्यान रखेंगे। हड़प्पावासी, हालांकि कहीं पर कृषि भी दिया हुआ होगा तो आप उसको भी मान लेंगे, लेकिन ज्यादा सही जवाब क्या होगा? व्यापार होगा। हड़प्पावासियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो किस टाइप का जीवन यापन ये करते थे? क्या ये ग्रामीण जीवन यापन करते थे? क्या ये शहरी या यायावर या खानाबदोश या जनजातीय? ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप शहरी बताएंगे, लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन भी पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं। केवल ग्रामीण, केवल शहरी, ग्रामीण एवं शहरी दोनों। तो ग्रामीण एवं शहरी दोनों जब ऑप्शन होगा, कभी ये याद कर लेंगे, जब ग्रामीण और शहरी दोनों दिया होगा ऑप्शन में तो हमेशा आप ग्रामीण और शहरी दोनों, क्योंकि ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में केवल 7 या 8 स्थल ऐसे थे जो शहरी थे, बाकी मैक्सिमम जो थे जो दूर दराज के क्षेत्र थे, जो हाईलाइट है, जैसे मोहनजोदड़ो है, जैसे हड़प्पा है, जैसे कालीबंगा है। दोस्तों कुल 2800 से 3000 स्थल प्राप्त हुए हैं और इनमें से हम केवल 7-8 स्थलों को पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो है ना, कालीबंगा, लोथल, तो यही शहरी थे और इसीलिए इनको पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत उन्नत थी। लेकिन इसके अलावा जो मैक्सिमम जो संख्या है ना वो ग्रामीण वाले एरिया की है। हालांकि वहां पर भी समता मूलक समाज था, बहुत सारी चीजें सिमिलर थी, लेकिन उनका जीवन यापन इतना उन्नत नहीं था, वहां की सड़कें उस तरीके से चौड़ी नहीं थी। और इसलिए आप ध्यान रखना है कि ग्रामीण एवं शहरी अगर दोनों लिखा होगा तो आप उसी को टिक करेंगे। हालांकि ये शहरी है तो हम शहरी बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो आज भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष अगर आप देखेंगे तो ईंटों से बनाए गए मकान के खंडहर हमें दिखाई देते हैं और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि हड़प्पावासी सबसे ज्यादा किस चीज को उत्पादन करते थे, ऐसा नहीं है। यहां पे ये पूछ रहा है कि पहली बार हड़प्पा वासियों ने क्या उपजाया था। तो पहली बार उपजाने का श्रेय क्या? कपास। कपास को पहली बार उपजाने का श्रेय किसे जाता है? हड़प्पा वासियों को जाता है। तो इसलिए कपास, और कपास को क्या कहते थे? कपास को दोस्तों सिंडन कहते थे। कौन? हड़प्पा वासी नहीं, क्योंकि हड़प्पा वासी उसको क्या कहते थे हमें नहीं पता है। तो हमें ये चीज जो सिंडन नाम है, ये ग्रीक की लिपि हम लोग पढ़ लिए, बाद में जो यूनान की लिपि थी और मेसोपोटामिया की जो लिपि थी उसको पढ़ा गया। तो जब उसको पढ़ा गया तो इन्होंने कॉटन जो है यानी कि जो कपास है उसको सिंडन नाम लिखा हुआ मिलता है हमें प्राचीन काल में, और इसलिए यहां पे ध्यान रखना कि कपास को सिंडन कहा जाता था, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता को पहली बार किसने खोजा था? सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने। यहां पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कह रहा है, तो सर्वप्रथम खोज का मतलब ये होता है कि उन्होंने खोज करके अनाउंस कर दिया कि भाई यहां पर कोई दबी हुई सभ्यता थी, तो इसलिए दयाराम साहनी होगा। और इन्होंने कब? 1921 में पहली बार किस स्थल को खोदा था? इन्होंने हड़प्पा नामक स्थल को खोदा था और इसीलिए पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि अगर कभी आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी किसने दिया था, हड़प्पा के स्थलों की पहली जानकारी किसने दिया था, और उसमें एक नाम और ऑप्शन में हो, और नाम क्या हो दोस्तों? चार्ल्स मैसन का नाम हो। किसका नाम हो? चार्ल्स मैसन। अगर ऐसा नाम हो तो आप चार्ल्स मैसन को बताएंगे, क्योंकि चार्ल्स मैसन ने पहली बार 1826 में ही इसके बारे में जिक्र किया था। हालांकि इनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर दयाराम साहनी ने बाद में जाकर के इसको अच्छे से उत्खनित किया, और उस टाइम जो सर जॉन मार्शल थे ये पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे और इनके ही देखरेख में ये खुदाई हुई थी। हालांकि खुदाई करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी थे। चलिए नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह तो बहुत सारे हैं लेकिन जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? लोथल। लोथल के अलावा भी कुछ बंदरगाह ध्यान रखेंगे, जैसे कि बालाकोट ध्यान रखेंगे, बालाकोट भी एक बंदरगाह था दोस्तों, बालाकोट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुरकोटदा ध्यान रखेंगे, सुरकोटदा जहां से घोड़े के अवशेष के साक्ष्य को लेकर के दोस्तों विवाद है, तो ये ध्यान रखेंगे, सुरकोटदा। इसके अलावा बालाकोट ध्यान रखेंगे जो पाकिस्तानी क्षेत्र में है, लोथल के पास में ही सुरकोटदा ध्यान रखेंगे, ये दोनों गुजरात में है, बालाकोट, ये सब बंदरगाह हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से हमें माप तौल के बड़े पैमाने पे साक्ष्य मिले हैं। न केवल माप तौल दोस्तों, इसके अलावा हमें दशमलव प्रणाली भी मिली है ना, यानी कि कहने का मतलब उनका तौल होता था, उनका माप होता था, स्केल मिला हुआ है हमें, और इसके अलावा दशमलव प्रणाली में उनका कैलकुलेशन मिलता है ना, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के गणित का अच्छा जानकार उनको कह सकते हैं, हिसाब किताब बढ़िया कर लेते थे और व्यापार भी अच्छी करते थे। तो ये पूछ रहा है कि माप तौल की जो हमें प्रमाण मिला हुआ है वो कहां से मिला हुआ है? तो आप अगर कॉमन सेंस होगा आपके पास तो आप इतना भी बता देंगे कि जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता रहा होगा। तो व्यापार सबसे ज्यादा कहां पे होता था? जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, तो बंदरगाह क्या था? लोथल था। तो लोथल नामक स्थान से ही, जो कि गुजरात में है, लोथल नामक स्थान से ही दोस्तों हमें ये मिलता है माप और तौल। माप और तौल का जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा काल का जो समाज था वो किस वर्ग में विभक्त था? अब क्या आप हड़प्पा सभ्यता के लिपियों को पढ़ पाए हैं? क्या नहीं पढ़ पाए हैं? और जब नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका समाज किन वर्गों में विभक्त था? जाहिर सी बात है, जो हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली हैं उनके आधार पर आप अनुमान लगाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, और पढ़ नहीं पाए हैं तो हमें समाज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, बस उनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। तो शिकारी सही है, हंटिंग, क्योंकि जानवरों का और शिकार करते हुए चित्र मिलेगा तो हम कह देंगे कि हाँ भाई हो रहा होगा। पुजारी, किसान, क्षत्रिय। अब यहाँ पे देखिए क्षत्रिय शब्द आ गया जो कि एक विशेष वर्ग को दर्शाता है, तो आपको कैसे पता कि क्षत्रिय मिला होगा? तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो सकता है। विद्वान, दोस्तों कुछ विद्वान के चित्र भी मिले हुए हैं, मूर्तियां भी मिली हुई हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो से एक प्रस्तर की मूर्ति मिली हुई है, लोगों ने कहा कि भाई ये तो पुरोहित रहे होंगे, तो इस तरीके से विद्वान जरूर होते होंगे। योद्धा भी हुए हैं। इसके अलावा व्यापारी और श्रमिक, सर ये कैसे पता? क्योंकि देखिए योद्धा भी रहे होंगे, योद्धाओं के रहने का स्थान भी हमें मिला हुआ है। व्यापारी व्यापार में उन्नत था, और श्रमिक का मतलब होता है जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो कामगार होते हैं, तो उनके रहने का भी आवास मिला हुआ है। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी हम और ऑप्शन पढ़ेंगे। ब्राह्मण, दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण शब्द आ गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या हम उनके लिपि को पढ़ पाए हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होगा? तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। राजा, बिल्कुल राजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है। पुरोहित भी हो सकता है। सैनिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शूद्र दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्गों का नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम इनको ज्यादा गलत मानेंगे, और ज्यादा सही, हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अगर आपको परफेक्ट नाम बताना है तो परफेक्ट नाम क्या हो सकता है? तो हड़प्पा सभ्यता का अगर आपको परफेक्ट नाम जानना है तो सर नाम में इतना विवाद क्यों है? देखिए नाम में इसलिए विवाद है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जब पहली बार पता लगाया गया ना, जब विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में, तो वो पहली बार सिंधु नदी के आसपास एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिला था। ठीक है, जैसे सिंधु नदी के आसपास सबसे पहला स्थल कौन सा था? सबसे पहला स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे यहां पर है। इसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे यहां पर है।
और इस तरीके से जितने भी स्थल मिले वो सिंधु नदी घाटी में ही मिले, मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो सिंधु नदी के आसपास मिला हुआ है और इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता होनी चाहिए। तो लंबे समय तक इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, लंबे समय तक। लेकिन बाद में विद्वानों ने यह देखा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल तो सिंधु नदी के बाहर दूसरे एरिया में भी, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी आलमगीरपुर, ये कहां पे है? ये मेरठ में है, यमुना नदी के किनारे है। ऐसे ही जो दैमाबाद है आपको पता होगा सबसे दक्षिणी बिंदु, ये गोदावरी नदी बेसिन में है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो कुछ स्थल था वो सिंधु नदी से दूर भी मिलने लगा और दूसरी नदी घाटियों में मिलने लगा। इसलिए फिर विद्वानों ने इसके नाम को लेकर के फिर से पुनर्विचार किया और कहा कि नहीं भाई, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता इसको तब कहते जब ये केवल और केवल सिंधु नदी के आसपास मिलता। तो इसके नाम को लेकर के फिर से परिवर्तन किया गया और बहुत विचार करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए। तो ये हुआ कि जो पहला स्थल मिला था ना, उसी के नाम पे पूरे सभ्यता का नाम रख देंगे। तो इसका जो पहला स्थल मिला था, जो पहली बार इसकी खुदाई हुई थी जिस स्थान पे, उस स्थान का नाम था हड़प्पा और इसलिए इस पूरे सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। तो ये आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो विद्वानों द्वारा जो सबसे उपयुक्त नाम माना गया वो हड़प्पा सभ्यता माना गया और आपको भी यही मानना है, ठीक है। कहने के लिए इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सर मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहते हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो इसकी कैपिटल मानी जाती है। और अगर आपने एक मूवी आई थी दोस्तों ऋतिक रोशन का, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो उस मूवी का नाम ही मोहनजोदाड़ो था। तो मोहनजोदाड़ो भी कई सारे लोग मोहनजोदाड़ो सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहनजोदाड़ो इसका कैपिटल माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही जानकारी कौन सा स्टेटमेंट देता है? तो 3 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि महल तक तो हम झेल लेंगे क्योंकि महल भी बहुत आलीशान नहीं होते थे। हाँ, 2 मंजिला के मकान मिलते हैं, लेकिन महल कह रहे हो, चलो कोई नहीं, हम मान लेंगे, तुम्हारी बात मान लिए। लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हुए हैं, ध्यान रखना है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हुए हैं। मूर्तियों के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष न मिलने की वजह से यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखना है आपको, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी और इराक वाले क्षेत्र में थी, वहां पर मंदिरों के अवशेष बहुत ज्यादा मिले हैं और वहां पर मंदिरों को क्या कहते थे? मेलुहा कहते, क्योंकि उनकी लिपि हम पढ़ लिए हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन उनकी लिपि पढ़ लिए हैं, तो मंदिरों को वो लोग मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा, ठीक है। मंदिरों को ये लोग जिगुरत कहते थे, मेलुहा नहीं, जिगुरत कहते थे, जिगुरत, ठीक है। चलिए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो बिल्कुल सही बात है। वो देवियों और देवताओं, सर कैसे पता आपको? क्योंकि एक देवी का चित्र जिनके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ, जिन्हें मातृ देवी कहते हैं, तो इस तरीके से। और देवताओं में आपने सुना होगा कि एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिनके किनारे 5 जानवरों का चित्र हमें मिलता है, जिसमें हाथी है, बाघ है, गेंडा है और इसके अलावा दोस्तों हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा, 4 चित्र हैं। उनके पैर के नीचे एक जानवर हिरण मिलता है। तो इस प्रकार देवताओं का चित्र भी मिलता है, जिन्हें आदि शिव भी कहा जाता है। तो ये तो बात सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, घोड़ों के मिलने पर ही विवाद है, फिर घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग ही वो क्यों करेंगे? और इस प्रकार से घोड़ों पर विवाद है और रथों का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता और इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो स्टेटमेंट है केवल एक ही सही है और आपको सही ही बताना है। तो यहां पर दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनना है। तो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट केवल 2 जो होगा वही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष में हुई थी, ऐसा पूछ रहा है। तो पहली बार 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? 1921 में। देखिए, आप मेहनत करते रहिए, भले ही कभी कभी क्या होता है कि हमें सफलता देर से मिलती है, लेकिन हम ये निराश हो जाते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी क्या, क्योंकि हमारे आसपास या हमारे जो दोस्त तैयार होते हैं, जब
उनका सिलेक्शन होता है ना, तो हमें लगता है यार कि हम तो इनसे ज़्यादा काबिल थे, इनसे ज़्यादा पढ़ते लिखते थे। कभी कभी दोस्तों किस्मत भी जो होती है ना वो देरी करती है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल और केवल क्या है, मेहनत करना। हाँ, ये है कि आप अपना मूल्यांकन करते रहिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। आप मेहनत करते रहिए और ध्यान रखना कि सफलता ऐसी चीज़ है कि जो एक बार जब आ जाती है ना, तो उसके बाद फिर जब दिन बदलना शुरू होता है तो वो बदलते हुए चला जाता है। तो बस इसी विश्वास के साथ आप मेहनत जरूर करिए, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़िए दोस्तों। भरोसा रखिए उस ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। कहते हैं कि ऊपर वाले के बिना, मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग मान लीजिए, है ना। अब ऊपर वाला है नहीं है, आपको भरोसा है नहीं है, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन मानने में जीवन सरल हो जाता है। तो मान लीजिए कि सब कुछ जो ऊपर वाला है वो अगर पूरी सृष्टि को चला रहा है तो मेरे बारे में भी कुछ सोचा ही होगा। और ये मान करके हम मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो हमारे हक में भी जो बॉल है वो हमारे भी पाले में पड़ेगी। इसलिए आपको निराश नहीं होना है और मेहनत निरंतर करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है, 1921। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा एक उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। अश्वमेध यज्ञ की जो शुरुआत हुई वो दोस्तों वैदिक काल में शुरू होती है, और अश्वमेध यज्ञ था नहीं था, हो सकता है रहा हो, लेकिन जब हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ था। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं, यज्ञ करने का जो समाधान है वो मिला हुआ है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ यहां पे लिखा हुआ है, और इसलिए अश्वमेध यज्ञ का मतलब यह है कि फिर तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गाय उनके लिए पवित्र थी। अब गाय पवित्र थी कि नहीं थी? गाय थी, ये है, क्योंकि बैल का चित्र बहुत ज्यादा मिला हुआ है, लेकिन गाय उनके लिए पवित्र है या नहीं है ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी डाउटफुल है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें एक पशुपति का चित्र मिला हुआ है जिनके चारों तरफ 4 जानवर और पैर के नीचे 2 हिरण मिलते हैं। तो इनका नाम भी पूछा जाता है जानवरों का। तो पशुपति नाथ है, भोलेनाथ की तरह ऐसे बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उनके चारों तरफ 4 जानवर हैं, इन जानवरों का नाम पूछा जाता है। तो हाथी ध्यान रखेंगे दोस्तों, हाथी, फिर बाघ ध्यान रखेंगे, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 जानवर हो जाएंगे, और उनके पैर के पास 2 हिरण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब जानवरों के हमें चित्र दिखाई देते हैं। यहां पे ध्यान रखना है कि शेर का चित्र नहीं मिला हुआ है, गाय का भी चित्र नहीं मिला हुआ है, बैल का मिला हुआ है लेकिन गाय का नहीं मिला हुआ है। और गाय उनके लिए पवित्र थी, हम कैसे कह सकते हैं? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये बात सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, बिल्कुल स्थिर संस्कृति थी उनकी दोस्तों। लंबे समय तक उनका समतामूलक था, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से था, तो इसलिए ज्यादा सही जो होगा वो सी होगा, ठीक है। और यहाँ पे सही आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी ना, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि समाज में किस प्रकार से उनका रहन सहन था। तो दोस्तों वहां पर ना बराबरी का भाव था। बराबरी का भाव होता है तो उसको समता मूलक कहते हैं। समता मतलब होता है बराबरी, और मूलक मतलब होता है कि मतलब समाज के मूल में, यानी कि सब लोग उसी तरीके से सब बराबर हैं, ठीक है। तो समाज में जो मूल चीज है, जो मूल तत्व है वो क्या है? बराबरी। तो समता मूलक शब्द ध्यान रखेंगे आप, और ये एग्जाम में कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर कैसे पता, क्योंकि कारण भी पूछ सकता है आपसे कि समता मूलक था, वो तो बात सही है, लेकिन कैसे पता कि समता मूलक था? तो दोस्तों जैसे आज हम लोग होते हैं ना, किसी भी आप गांव में जाइए, कहीं पर जाइए, आप देखिए सबके मकान, किसी के बहुत बड़े, किसी के छोटे, किसी के और बड़े, है ना। सब जिसका जितना बाद में बनेगा उसका मकान उतना लंबा खींचेगा, इस तरीके से ये और बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो मकान होता है बहुत आलीशान मकान होगा ना, तो वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है हमारे समाज में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे एक निश्चित एरिया में, और निश्चित, जैसे 2 मंजिलों से ज्यादा किसी का मकान नहीं था, और निश्चित एरिया में था। ये नहीं है कि हमारा मकान 100 कमरों वाला होगा, 50 कमरों वाला होगा, ऐसा नहीं था। तो इसलिए हम मानते हैं कि भाई ये लोग समझदार थे और समता मूलक समाज था, तो उचित समता मूलक शब्द ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिंध का नखलिस्तान। सर नखलिस्तान क्या होता है? जो आर्टिफिशियल बाग होते हैं ना उनको नखलिस्तान कहते हैं। तो सिंध, देखिए जो सिंध प्रांत है ना पाकिस्तान में, अगर आप जाएंगे कभी या ऐसे भी देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे तो पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। जैसे कि ये हमारा इंडिया का पश्चिमी क्षेत्र है, यूं समझिए आप, ये ऐसे पश्चिमी क्षेत्र है। ये राजस्थान वाला पार्ट है हमारा। कौन सा एरिया है? राजस्थान। तो राजस्थान से लगा हुआ इधर का जो प्रांत है ये वाला पाकिस्तान का, इसको हम लोग सिंध कहते हैं। ये ना नाम इसका सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है। तो ये भी जैसे राजस्थान का इधर पश्चिमी का क्षेत्र पूरा रेगिस्तानी एरिया है, ऐसे ही सिंध वाला एरिया भी पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। और यहाँ पर सिंध वाले क्षेत्र में यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है वो एक काफी, जो मोहनजोदड़ो है वो काफी मतलब पर्यटक के लिए या हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल था, इसलिए इसको विद्वानों द्वारा नखलिस्तान कहा गया। मतलब कि जो आर्टिफिशियल बाग होते हैं ना, बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? अब इसको रट लेना ज्यादा सही होगा, केवल रट लेना है। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये बात याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? अगर आप हड़प्पा सभ्यता के आकार को देखेंगे तो देखिए आकार त्रिभुजाकार था। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे चित्र नहीं बना रहा हूं। अगर आप इसका सबसे उत्तरी बिंदु देखेंगे तो मांडा होगा, सबसे दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो दैमाबाद होगा। कौन सा भाग होगा? दैमाबाद, जो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे तो आलमगीरपुर होगा, जो कहां पर होगा? मेरठ में। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पे है? ये मेरठ में। और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर आप देखेंगे तो सुतका गेंडोर होगा। कौन सा होगा? सुतका गेंडोर होगा, ठीक है, सुतका गेंडोर। और जब मैप में इन सब बिंदुओं को इस तरीके से ऐसे आप मिलाएंगे तो ये दोस्तों भले ही आपको चतुर्भुज जैसा लग रहा है लेकिन ये त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और नजदीक कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये त्रिभुजाकार आकृति में बनता है, त्रिभुजाकार आकृति में बनता है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 1100 किलोमीटर की लंबाई है और जो पूर्वी पश्चिमी की लंबाई है ये 1600 किलोमीटर की लंबाई है, 1600 किलोमीटर की लंबाई है। तो इस प्रकार दोस्तों ये त्रिभुजाकार आकृति में है, मोटे तौर पे त्रिभुजाकार आकृति में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। इधर नदियों के नाम हैं और इधर जो है ये थोड़े से नजदीक हो गए हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है दोस्तों, हमारे पास इतना बड़ा संसाधन नहीं है। प्रयास कर रहे हैं बेटर करने का, हर दिन कुछ नया कुछ बेटर कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और दूर दूर करके बनाया जाए, ठीक है। हड़प्पा, तो एक तरफ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है और कालीबंगा है और उसके सामने रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर है। तो हड़प्पा एक सामने हड़प्पा है, तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे है, तो ए के साथ 1 हो जाएगा। अच्छा ये आमने सामने ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ये आमने सामने लिखा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा जो राजस्थान में है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ABCD के साथ 1 2 3 4 ही जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? और मजेदार बात यह है कि ये दोस्तों यहां पर जो है ना ये एक और चीज है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या कि देखिए पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट है ना, ईंट तो हर जगह से पक्की ईंटें मिली हैं, यानी कि आग में पकाई हुई ईंटें, लेकिन इस स्थल से कच्ची ईंटें भी मिली हैं जो धूप में सुखाई हुई ईंटें हैं। तो वो स्थल कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा से ध्यान रखना आपको, एक तो हल से जोते गए खेत का हमें साक्ष्य मिलता है और दूसरी बात यहां से ये जो कालीबंगा है राजस्थान में, यहीं से हमें धूप में सुखाए गए ईंटें भी मिलते हैं। तो धूप में सुखाए गए ईंट, सुखाए गए ईंट, तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखेंगे कालीबंगा से ही मिला हुआ है। इसके अलावा रोपड़ ये कि वहां पे पंजाब में है, लोथल ये गुजरात में है, बनावली ये हरियाणा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है? अब यहां पे क्या पूछ रहा है? अलंकरण मतलब ईंटों पर जो चित्रकारी है वो कहां से मिला हुआ है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ईंटों पर जो अलंकरण है ना, ये सबसे ज्यादा हमें जो मिलता है वो मिलता है
चनहुदड़ों से। कहां से मिलता है? चनहुदड़ों से। लेकिन कुछ ईंटों पर कालीबंगा में जो है ना ईंट, कालीबंगा के ईंटों पर भी हमें अलंकरण मिलता है। तो कुछ किताबों में इसका जवाब कालीबंगा दिया हुआ है, जबकि कुछ किताबों में इसका जवाब चनहुदड़ो दिया हुआ है। लेकिन इसका जो ज्यादा सही जवाब होगा वो क्या होगा? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के ईंटों पर भी हमें अलंकार मिलता है और कालीबंगा के ईंटों पर भी हमें अलंकार मिलता है। दोनों जगहों के ईंटों पर हमें अलंकार मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि चनहुदड़ो के ईंट जो है ये वक्राकार भी मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई ये 1922 में हुई। 1922 में किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। और किस स्थान पर? तो ये सिंध प्रांत था। सिंध प्रांत में दोस्तों लरकाना जिला है। कौन सा जिला है? ये लरकाना जिला है। ये आप ध्यान रखेंगे, लरकाना जिला में, सिंध प्रांत में, लरकाना जिला में, सिंधु नदी के किनारे 1922 में। और इसकी खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे ज्यादा मुहरें प्राप्त हुई हैं। और मजेदार बात यह है कि यहां से हर घर में दोस्तों कुएं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो वह स्थान है जिसके हर घर में कुएं मिले हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बड़ा सा स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। और दोस्तों मूर्तियां दो मिली हुई हैं, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति और दूसरा है दोस्तों पुजारी के यानी कि प्रस्तर की मूर्ति। प्रस्तर यानी पत्थर की जो मूर्ति मिली हुई है पुजारी की, वो भी कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने बताया वो मोहनजोदड़ो से ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, भैया ये क्वेश्चन भी आ गया। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, एक स्नानागार मिला हुआ है। सर स्नानागार क्या होता है? जिसे आप लोग पौंड कहते हैं यानी कि तालाब कहते हैं, तालाब। तो तालाब, ठीक है, गांव में हम लोग पोखरा कहते हैं। तो इस तालाब ये मिला हुआ है और इसको सार्वजनिक तालाब माना जाता था, यानी कि सार्वजनिक स्नानागार माना जाता। सर सार्वजनिक कैसे पता? सार्वजनिक ऐसे पता कि दोस्तों इसके जो चारों तरफ है ना, मतलब दोनों तरफ कपड़े बदलने के स्थान भी बनाए हुए हैं। चलो ये तो ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर अग्नि वेदिकाएं भी मिली हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं क्या होती है? यज्ञ करने का समाधान। तो इस प्रकार से ये मान लिया गया, हवन कुंड जिसे बोलते हो आप लोग, तो इसलिए ये मान लिया गया कि ये भैया जब कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता रहा होगा तब इसका प्रयोग किया जाता था। एग्जाम में इसका लंबाई चौड़ाई भी एसएससी ने पूछा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये रियर है, इतना टफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 11 मीटर है, 11.88 मीटर। आप ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है ये 7 मीटर है, लगभग में है 7 मीटर। आप ध्यान रखेंगे 7 दशमलव कुछ है, तो आप 7 मीटर चौड़ाई ध्यान रखेंगे, लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर याद रखेंगे तब। तो 11.88 मीटर, लगभग 12 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, 7 मीटर के आसपास चौड़ाई है और 2.43, कितना? 2.43 मीटर इसकी गहराई है। मीटर इसकी क्या है? गहराई है। तो ये सार्वजनिक स्नानागार हुआ करता था और ये कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है, याद रहेगा आपको। और मोहनजोदड़ो से सर जी ने क्या बताया है? तो एक पुजारी की मूर्ति याद रखेंगे, पुजारी की मूर्ति। तो पुजारी की मूर्ति याद रखेंगे आप, पुजारी की मूर्ति ध्यान रखेंगे। और इससे भी बढ़ के जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? नर्तकी की मूर्ति। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो नर्तकी की मूर्ति भी ध्यान रखेंगे। नर्तकी की मूर्ति ये भी कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा मुहरें कहां से मिली हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। कैपिटल, हड़प्पा सभ्यता का कैपिटल किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो को। और पिग्गट ने इसे राजधानी बताया था पहली बार, पिग्गट ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में एक देवता है जिनका चित्र मिलता है, जो आधुनिक देवता है ना, इनके समतुल्य मतलब इनके जैसा एक चित्र मिलता है। तो कौन सा वो चित्र है? क्या आदि शिव का है, आदि ब्रह्मा का है, आदि विष्णु का है, आदि इंद्र का है? तो इसका जो सही जवाब है आदि शिव का है। और यही चित्र जो है वो पशुपति नाम दिया गया इस चित्र को, जो हड़प्पा सभ्यता में मिला हुआ है। पशुओं के देवता माना गया इनको। क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा चित्र मिला हुआ है, 4 जानवर और नीचे 2 हिरण। तो इस प्रकार से ये पशुपति का चित्र हमें मिला हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आदि शिव है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में स्वास्तिक चित्र जो है किसका? स्वास्तिक चित्र,
तो स्वास्तिक चित्र का सबसे पहले हमें प्रमाण कहां से मिलता है? तो यह भी हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह आया है। इसके अलावा सूर्य का पूजा, जैसे आप देखते हैं ना, सूर्य का पूजा यानी चक्र के रूप में, तो चक्र की पूजा या सूर्य का पूजा, इस तरीके से चक्र आपने चित्र वगैरह में देखा होगा जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है, तो ये भी जो है ना चक्र या सूर्य का प्रतीक, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में तो कई सारे थे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा। कालीबंगा ये तो राजस्थान में है, रोपड़ ये पंजाब में है, बनावली ये हरियाणा में है, लोथल, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है? लोथल। इतना ही नहीं, लोथल में एक सुरकोटदा भी ध्यान रखेंगे, और दूसरा दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो रंगपुर ध्यान रखेंगे, जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो रंगपुर भी यहीं पर है। और इसके अलावा सुरकोटदा जो घोड़े का स्थान है, सुरकोटदा, तो ये भी घोड़े का साक्ष्य मिला हुआ है सुरकोटदा से, और रंगपुर से चावल की भूसी मिली हुई है, और लोथल तो सबसे बड़ा बंदरगाह था गुजरात में। मोहन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कभी आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिले हुए हैं, तो वो भी क्या बताएंगे आप? गुजरात बताएंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? है ना, जैसे गुजरात, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भी पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल है, तो सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में है? गुजरात में है। धौलावीरा जैसे स्थान भी गुजरात में ही है, धौलावीरा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो जब आप जाएंगे घूमने, तो वहां के गांव के लोग उस स्थान को क्या कहते हैं? जीवितों का टीला कहते हैं इसको, कंकालों का टीला कहते हैं इसको, दासों का टीला कहते हैं, या मृतकों का टीला? तो वहां पर दोस्तों माउंट ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। और मृतकों का, मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा है, इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? अभी तो मैंने बताया था। अच्छा, प्रचलित नाम, अब देखिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त नाम नहीं पूछ रहा है, परफेक्ट नाम नहीं पूछ रहा है, आपसे प्रचलित नाम कह रहा है जिस नाम से ये फेमस है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से ये पहले फेमस था, है ना, अभी भी लोग यही कहते हैं। तो पहले ही तो ये नाम सिंधु घाटी की सभ्यता था, लेकिन अब इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इसका प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक, कहने का मतलब यह कि हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें मिली हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा चित्र किस पशु का मिला हुआ है? तो क्या शेर का मिला हुआ है, घोड़े का मिला हुआ है, बैल का मिला हुआ है, या हाथी का मिला हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बैल। बैल का चित्र हमें सबसे ज्यादा मिला हुआ है। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि गाय का एक भी चित्र नहीं मिला है। बैल के चित्र सबसे ज्यादा मिले हैं, लेकिन गाय का एक भी चित्र नहीं मिला हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैल के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, यानी कि अपने शहर के बनावट के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, इसके लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, इसके लिए भी जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए, उद्योग का तो कोई ऐसा नहीं था, व्यापार लिखा होता तो हम मान लेते, तो लगभग में तो सारे ही सही हैं। उद्योग भी कह सकते हैं क्योंकि मनका बनाने की फैक्ट्री मिली हुई है, इसके अलावा धातुओं को गलाने की व्यवस्था भी थी, तो हम कह सकते हैं। तो देखिए मिली तो सारी है, लेकिन किस चीज के लिए? जैसे भाई क्वालिटी तो सारी है, लेकिन किस चीज के लिए वो फेमस है, यहाँ पे फेमस पूछा हुआ है। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हम लोग जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि क्या व्यवस्थित स्थान था उस जमाने का, तो इसलिए ये अपने नगर नियोजन के लिए फेमस था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो हड़प्पा ये तो पंजाब में है, लेकिन भारत वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में। पंजाब दो हैं, एक भारत में एक पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है। मोहनजोदड़ो ये तो सिंध प्रांत में है, ये भी पाकिस्तान में है। लोथल ये तो भैया गुजरात में है, तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो लोथल होगा। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। देखिए ये क्या कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो जब ये खोजा गया था तो ये सबके सब भारत में ही थे। आज ये भले हम कहते हैं कि ये तो भैया पाकिस्तान में है, लेकिन जब खोजे गए थे तो उस टाइम ये अखंड भारत था, मतलब भारत के साथ पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी था। तो इसलिए अगर इन सब स्थलों के बारे में पूछा जाए तो आप भारत मान करके चलेंगे। तो ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो यहाँ पर पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध, हड़प्पा, ये हड़प्पा जो है ये सबसे पुराना स्थल है जो भारत में खोजा गया था 1921 में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
देखिए हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सोने और चांदी का भी हमें व्यापक प्रयोग मिलता है। लोग आभूषण धारण करते थे और वो भी चांदी और सोने के। तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि चांदी को पहली बार हड़प्पा वासियों ने ही यूज किया, क्योंकि उसके पहले के लोग चांदी का यूज किए नहीं किए हमें प्रमाण नहीं मिला है। तो इसलिए चांदी का भी पहला प्रयोग हड़प्पा वासियों को ही माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसको श्रेय हड़प्पा वासियों को नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है इसके पहले भी यूज करते हो। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखेंगे कि चांदी का पहली बार प्रयोग जो माना जाता है वो हड़प्पा वासियों को ही माना जाता है। लेकिन चांदी का जो सिक्का है, अगर ये पूछा जाएगा, जिन्हें हम लोग आहत सिक्के कहते हैं, क्या कहते हैं? आहत सिक्का। तो ये दोस्तों लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट हुआ। 500 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट हुआ। ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट हुआ। ये चांदी के सिक्के थे जिन्हें हम लोग आहत सिक्के कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चांदी का प्रयोग कर रहा है और सिक्के के रूप में नहीं, आभूषण के रूप में भी हो सकता है। अब सर ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो एग्जाम में जैसे पूछा जाता है ना, तो लगभग सारे ही धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासी करते थे। आप केवल लोहे को ध्यान रखेंगे कि लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। बाकी जैसे ये तो मैंने बता दिया हड़प्पा है। लेकिन दोस्तों अगर चांदी पूछा जाए तो हड़प्पा वासी यूज करते थे। अगर सोना पूछा जाए तो हड़प्पा वासी यूज करते थे। अगर टिन पूछा जाए हड़प्पा वासी यूज करते थे। तांबा सबसे ज्यादा यूज करते थे, तांबा सबसे ज्यादा। कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा नहीं, पहली बार कांसे का प्रयोग करते थे। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों का यूज ये करते थे। लेकिन लोहे का प्रयोग जैसे ही लिखा हो तुरंत आप इसको एक्टिव हो जाएंगे और यहां पर इसको तुरंत काट पीट देंगे। लोहे का प्रयोग नहीं हो सकता हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? असत्य है तो आप गलत बताएंगे, रॉन्ग बताएंगे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। नालियों की जबरदस्त व्यवस्था और ढकी हुई नालियां। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त एकदम व्यापार था इनका। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, जबरदस्त तरीके से मातृदेवी की पूजा पाठ की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे और यहाँ पे लोहा दिया हुआ है तो तुरंत हम इसको तो भैया काट देंगे। और इस प्रकार हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। तो ये क्या है? सूची 1 है, अच्छा इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, ठीक है। तो इधर क्या दिया हुआ है? इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा दिया हुआ है और इधर स्थान दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आप रट लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कई बार पूर्वी पूछा जाता है, कई बार पश्चिमी पूछा जाता है, कई बार उत्तरी पूछा जाता है, कई बार दक्षिणी। तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर से बढ़ते हैं। तो उत्तर में है मांडा, उत्तर में है मांडा। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तर में। आपको मैप तो देखने आता होगा, ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर है ये। तो उत्तर में मांडा है और ये जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है? ये चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। फिर सबसे दक्षिणी बिंदु ये दैमाबाद है, दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। कहाँ पे है ये? दक्षिणी बिंदु में है दैमाबाद। ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी बेसिन में है, गोदावरी नदी बेसिन में है। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, वहां पे कई सारे लोग मानते हैं, लेकिन गोदावरी आप याद रखेंगे, एग्जाम में गोदावरी ही पूछा जाता है। फिर सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पे है? तो ये मेरठ में है, मेरठ में है। किस राज्य में? यूपी में, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो ये दोस्तों यमुना नदी के किनारे है स्थित है, ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना की एक सहायक नदी है छोटी सी, लेकिन आप यमुना नदी ध्यान रखेंगे। और इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये तो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, ठीक है। अब इसका जो सबसे, अच्छा आप नदी का नाम अगर आप पूछेंगे, यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, में बता ही देता हूं, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है, हिंडन, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए, लेकिन कई बार एग्जाम में ना यमुना लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों बताया है। हिंडन छोटी सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है, अब यमुना भी याद रखेंगे। यहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ये दोस्तों सुतका गेंडोर है। कौन सा है? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और ये कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, तो ये ध्यान रखेंगे। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी दैमाबाद, यहाँ पे सामने सामने ही लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर। तो ये आमने सामने ही है, इसलिए अच्छा मुझे लग रहा है कि जितने भी मिलान करने वाले होंगे वो सब आमने सामने ही लिखे होंगे, तो ए सही है इसका, ठीक है।
मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के। अच्छा ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का जो यूपी के स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मांडी, ये भी आप ध्यान रखेंगे मांडी, और ये कहां पे है? ये मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, यूपी में है, ये यूपी में है, तो ये ध्यान रखेंगे, मांडी अलग है और मांडा अलग है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, जो पंजाब में है रोपड़, किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है रोपड़, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगा हुआ है। उन्नत जल, देखिए जैसे ही हड़प्पा सभ्यता में स्थलों में जल प्रबंधन की बात करें, कभी कभी यहाँ पे जल प्रबंधन की जगह पे जल निकासी प्रणाली लिखा होता है, तो जितने भी हड़प्पा के लोग थे ना, हर जगह पे जल के प्रबंधन की उचित व्यवस्था की गई थी, जल के निकासी को लेकर के जल का समुचित समाधान किया गया था कि कैसे जल को निकासी किया जाए, कैसे जल का, ये लोग दोस्तों जल का संग्रहण करते थे, वर्षा का जो जल था ना उसको जमीन के भीतर भेजने का प्रयास करते थे ताकि वाटर रिचार्ज हो सके। तो ये सारी व्यवस्था ये लोग करते थे, कई जगहों पे हमें मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्नत इस चीज के लिए जाना गया वो धौलावीरा। कौन सा जाना गया? धौलावीरा, जो कि कहां पे है? गुजरात में है, ठीक है, धौलावीरा कहां पे है? ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, और ये 2021 में यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था अपने इसी खूबी के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि 2021 में ये यूनेस्को की साइट भी घोषित किया जा चुका है धौलावीरा। धौलावीरा से दो चीजें और ध्यान रखेंगे आप, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि यहां से एकमात्र स्टेडियम मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं उनमें एकमात्र ऐसा स्थल जहां से स्टेडियम मिला हुआ है। और दूसरी बात कि धौलावीरा से दोस्तों 10 पत्थरों का शिलालेख मिला हुआ है, 10 पत्थरों का शिलालेख, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे उस पर क्या लिखा हुआ है, तो ये भी धौलावीरा की विशेष बातें हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक जल प्रबंधन प्रणाली है, तो ये धौलावीरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? तो ये लाल काले रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का बर्तन होता था, काले रंग की चित्रकारी करते थे, तो ये लाल रंग यहाँ पे लिखा हुआ है। बर्तन जो था वो लाल रंग का होता था, लेकिन उस पर चित्रकारी काले रंग से करते थे। कैसे करते थे? काले रंग से चित्रकारी करते थे। लाल रंग का बर्तन होता था, काले रंग की चित्रकारी होती थी, याद कर लेंगे, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। सर ये होता क्या है, ये क्या है माजरा? सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। इतिहास में दोस्तों हम लोग बहुत लंबा काल जीवन यापन किए हैं, है ना, लाखों साल सरवाइव किए जंगल में, फिर धीरे धीरे हमारा समाजीकरण हुआ, समाज में हमने व्यवस्था बना करके रहना सीखा, एक दूसरे का प्रतिष्ठा और इन सब चीज़ों का सम्मान करना सीखा, और इस प्रकार से हम लोगों का समाजीकरण, और आज भी हम लोग समाजीकरण के इसी प्रोसेस में हैं, लगातार सुधार हो रहा है, ठीक है। और यही हमारे जीवन का वो भी रहा है, इतिहास भी रहा है। तो क्या जब से हम लोग सरवाइव करना सीखे, जब से हम इंसानी रूप में आए, तब से हमारे लिखने पढ़ने का साक्ष्य उपलब्ध है क्या? नहीं उपलब्ध है। फिर बहुत समय बाद लोग लिखना पढ़ना भी सीख लिए, तो लिख तो लेते थे, लेकिन वो साक्ष्य भी हमें मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते, ऐसा भी तो समय है। तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात, इतिहास का वह कालखंड जहां पे लिखने पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं है, लिखने पढ़ने का कुछ भी साक्ष्य न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये तो भैया प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। और जहां पर लिखने पढ़ने का साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते, उसको हम क्या कहते हैं? ये तो भैया आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल। और जहां पे लिखने पढ़ने का साक्ष्य उपलब्ध है और हम उसको इजीली पढ़ भी लेते हैं, तो ऐसे कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिकल, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? तो इस प्रकार से हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है, ये लिखने पढ़ने का साक्ष्य हमें उपलब्ध कराता है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, और जब पढ़ नहीं पाते तो इसको हम किस कालखंड में रखेंगे? तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक के कालखंड में रखते हैं, ठीक है। यानी कि लिखने पढ़ने का साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है ये।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? अभी मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के हर घर से कुएं का साक्ष्य देने वाला एक स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हर घर में कुएं मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम बताना है। दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी बी राव। तो इसका जो सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जो दो भारतीयों का नाम है, देखिए दयाराम साहनी ये हड़प्पा की खोज किए और राखालदास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो की खोज किए, और इसलिए प्रायोरिटी इन्हीं का नाम दिया जाता है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट शहर इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, और रंगपुर से क्या मिला है? चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है, और ये कह रहा है कि ये समकालीन सभ्यता थी है। अच्छा, ये कहां पर है? तो ये दोस्तों सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र का मतलब गुजरात के क्षेत्र में है, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई चल रही थी तो उस टाइम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा जो हमारा पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एसएससी में, रेलवे में, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक तो आप ये बताएंगे, और दूसरा इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किसने किया था? भले ही आप ये वीडियो बहुत बार देखें तब भी कमेंट जरूर करना है किसने किया। तो ये दो क्वेश्चन का जवाब आप जरूर करेंगे, एक इसकी स्थापना कब हुई और दूसरा इसकी स्थापना किसने किया। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का। क्लियर है? और जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहते हैं। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस समय ये भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे अध्यक्ष बने थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? देखिए एक बात समझिए आप, हड़प्पा सभ्यता में भाई ये क्वेश्चन कह रहा है, ये आप समझिए, ये भारत है और भारत के पश्चिमी क्षेत्र से व्यापार होते थे, और ये व्यापार मिस्र की सभ्यता के साथ भी होता था, जो मिस्र है, मिस्र की सभ्यता के साथ भी होता था, और इधर मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान के इराक क्षेत्र में है, मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार दोनों स्थानों से करते थे। हालांकि चीन की सभ्यता थी, इनके साथ हमारा कोई भी व्यापारिक संबंध होने का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, है मिस्र की सभ्यता हो गई। तो ये कह रहा है कि ऐसी क्या चीज हमें मिली है, मोहर पर किसका चित्र मिला है जो दोनों जगह पे कॉमन मिला है, और उसके आधार पे हम अनुमान लगा लिए कि भैया इनका व्यापारिक संबंध था। तो ये है दोस्तों बैल। क्या है? बैल। तो बैल का चित्र हमें भारतीय सिक्कों पर भी, भारतीय मोहरों पर भी मिलता है और मेसोपोटामिया के मोहरों पर भी मिलता है, और सेम मिलता है, मतलब एक ही आकार का मिलता है, एक ही जैसा मिलता है, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये और ये लोग व्यापार करते थे और व्यापारिक संबंध भी इनका था। हालांकि इनकी लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो ये ध्यान रखना कि बैल का चित्र दोनों जगहों पर कॉमन मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस बात में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। क्या आत्मा और ब्रह्मा में ये बिलीव करते थे? हम ऐसा कह सकते हैं भाई आत्मा, ब्रह्मा, ये सब जो आध्यात्मिक बातें हैं, इनका लिखने पढ़ने का साक्ष्य तो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि ये आत्मा की बात करते थे, ये ब्रह्म की बात करते थे? कर्मकांड में दोस्तों, कर्मकांड का हमें बहुत प्रमाण नहीं मिलता। कुछ एक देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, कुछ एक यज्ञशालाएं मिलती हैं, अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, लेकिन उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग कर्म कांड में विश्वास करते थे, ऐसा नहीं है। यज्ञ प्रणाली में ये लोग बहुत यज्ञ करते थे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हम लोग आर्यों को कह सकते हैं, वैदिक काल में आर्यों को कह सकते हैं कि वो लोग यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे, लेकिन हम सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को ऐसा कहें, हमें ऐसा कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिलता। और मातृशक्ति में इसका प्रमाण मिलता है क्योंकि हमें महिलाओं के बहुत सारे चित्र मिले हुए हैं। हमें एक महिला का ऐसा चित्र मिला जिसके गर्भ से
एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया और उस आधार पे हमने अनुमान लगाया कि ये उर्वरा की देवी के रूप में, मातृशक्ति के रूप में इनकी पूजा होती थी। और दूसरी बात, नर्तकी का चित्र भी मिला हुआ है जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग महिलाओं की पूजा पाठ करते थे। लेकिन ध्यान रखना है कि मंदिर नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी कि एक बंदरगाह नहीं था। बंदरगाह कौन सा एक नहीं था? सुरकोटदा ये एक बंदरगाह था, गुजरात में था। लोथल ये भी एक बंदरगाह था और सबसे बड़ा बंदरगाह था। बालाकोट ये भी एक बंदरगाह था, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। कोट दीजी नहीं था दोस्तों, कोट दीजी जो है ये एक बंदरगाह नहीं था, ये सिंध क्षेत्र में पड़ता है लेकिन ये सिंधु नदी के किनारे अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? अब इसका जवाब जो है ना, देखिए यहाँ पे इमारत शब्द दिया हुआ है, सबसे बड़ी निर्माण लिखा होता ना यहाँ पे, सबसे बड़ी निर्माण कौन सा है? तो निर्माण अलग चीज है, इमारत किसे बोलते हैं आप? जो इस तरीके से इमारत जैसा बना हो, बात समझ में आ रहा? इमारत जैसा बना हो, घर बना हो इस तरीके से, इसमें इमारत हो तो हम कहेंगे भैया ये तो इमारत है। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि इमारत कह रहा है, तो विशाल स्नानागार ये तो इमारत नहीं था, अन्नागार ये सबसे बड़ा है ना। तो बहुत सारे किताबों में, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत सारे किताबों में इसका सही जवाब ये माना गया है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, तो कई किताबों में इसका जवाब ये माना गया है कि भाई ये इमारत कह रहा है और इसलिए इमारत तो अन्नागार है, अन्नागार सबसे बड़ा निर्माण है, मतलब एक तरीके से वो है, इमारत है। लेकिन कुछ किताबों में स्नानागार माना गया है और स्नानागार वास्तव में इन दोनों की अगर लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो स्नानागार बहुत बड़ा है, स्नानागार बड़ा है, लेकिन स्नानागार इमारत थोड़ी है और यहाँ पे इमारत कह रहा है। तो कुछ लोग इसको खारिज कर देते हैं और इसको सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब होगा, ज्यादा सही होगा, वो दोस्तों आप दोनों में से कोई सा मान सकते हैं, स्नानागार सबसे बड़ा है। तो आप इस शब्दों को पढ़ लेना, यहाँ पे इमारत कह रहा है तो सही तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा सही माना गया है, बोर्ड के द्वारा भी ज्यादा सही। तो स्नानागार सबसे बड़ा निर्माण था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों के विन्यास का मतलब होता है घर को बनाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था। तो जैसे वर्तमान में अगर आप अच्छी कॉलोनियों में जाएंगे ना, अच्छी अच्छी शहरों में जो कॉलोनियां बनती हैं, अगर आप नई नई कॉलोनियों को देखेंगे कभी जाकर के आप, जहां पर कॉलोनियां बनी ना हो, जहां पर बनने वाली हो, तो दूर से देखेंगे आप, तो जो ठेकेदार होते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो पहले वो क्या करेंगे, एक मेन रोड होगा, फिर उसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से वो बनाते हैं कि संपर्क सबके साथ इस तरीके से ये बना रहे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बने होते हैं सड़क, और यहीं पर घर बने होते हैं इस तरीके से। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड पद्धति, मतलब मकड़ी का जाला जैसे होता है ना, मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला कैसे होता है आपने देखा होगा, मकड़ी का जाला इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति में नगरों में घरों का निर्माण करते थे ये लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको मिलाना है। एक तरफ है स्थलों के नाम और दूसरी तरफ है वहां से क्या मिला हुआ है। तो लोथल से क्या मिला हुआ है, यहाँ पे अच्छी बात यह है आमने सामने नहीं है, तो लोथल से क्या मिला हुआ है, ए के साथ हम किसको रखेंगे, क्या जुता हुआ खेत मिला है, गोदीवाड़ा था ये, पकी मिट्टी की बनी हुई हल मिला हुआ है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। तो दोस्तों गोदीवाड़ा है, क्या है, गोदीवाड़ा है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, ए के साथ दो मिलान करेंगे। फिर दूसरा है कालीबंगन, कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला हुआ है, तो बी के साथ वन जाएगा, बी के साथ वन जाएगा। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा में मैंने बताया हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है जो कि धौलावीरा से मिला हुआ है। ठीक है, तो सी के साथ जाएगा 4, सी के साथ कौन जाएगा 4। और बनावली से पकी मिट्टी की हल मिली हुई है जो कि हरियाणा में है, तो डी के साथ 3 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है जिसमें 2 1 4 3 लिखा होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये वाला है, तो इसलिए हम इसको सही मान लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था?
किसमें चित्र नहीं मिलता हड़प्पा सभ्यता में? ये कह रहा है कि ये बहुत सारे चित्र मिले हैं, इनमें से किसका एक चित्र नहीं मिला हुआ है? तो पशुपतिनाथ का चित्र आप याद करिए। मैंने आपको बताया कि उनके चारों तरफ कुछ जानवरों के चित्र मिले हैं, जिनमें एक बाघ था, एक गेंडा था, एक हाथी था, लेकिन शेर का चित्र हमें नहीं मिला है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? क्या सोना एवं चांदी से परिचित नहीं थे? बिल्कुल परिचित थे। क्या तांबा और कांसे से परिचित नहीं थे? बिल्कुल परिचित थे। क्या टीन और सीसा से परिचित नहीं थे? बिल्कुल परिचित थे। लोहे से तो परिचित नहीं थे भैया, तो हमारा सही जवाब होगा लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान? इसका मतलब ये होता है कि जोड़े जोड़े में शवों का दफनाया जाना, जोड़े में शवों को दफनाया जाना। अब ये कैसे करते होंगे, ये बड़े अचरज की बात है दोस्तों। क्या किसी एक की मृत्यु हो गई? देखिए मजेदार बात यह है कि एक साथ के हैं, ऐसा नहीं है कि एक अभी है एक कई वर्षों बाद है, ऐसा नहीं है, एक साथ दफनाए गए हैं, इस तरीके से एडजस्टमेंट किया गया है। तो क्या ऐसा रहा होगा कि एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो उसका शव रख करके इंतजार करते होंगे जब दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो इसको एक साथ दफनाएंगे? अब ये तो भैया पता नहीं, लेकिन युगल समाधियां एक साथ शवों का मिलना, ये बड़ा यूनिक बात है हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधियां कहां से मिली हुई हैं? तो ये लोथल से ही मिली हुई हैं, ये आप ध्यान रखना, लोथल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो ये लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे, इसको सिंडन कहते थे, इसको सिंडन कहते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला हुआ है? तांबे का रथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तांबे का रथ कहां से मिला हुआ है। यह दैमाबाद से मिला हुआ है। क्या दैमाबाद नाम सुन के कुछ याद आया आपको? बिल्कुल याद आना चाहिए। क्या कि यह सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये क्या क्या आयात निर्यात करते थे? आयात पूछा हुआ है यहाँ पे, तो चांदी का आयात बिल्कुल करते थे, टिन और सोना, ये तीनों ही धातुओं का ये आयात करते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1 2 3, तीनों ही धातुओं को ये खरीदते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द, लाजवर्द क्या होता है? भवन निर्माण की एक सामग्री है, का आयात कहां से करते थे? भवन निर्माण सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो ये जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश क्षेत्र है ना, हिंदू कुश क्षेत्र, बदख्शा वहां का क्षेत्र है, वहीं से, ये अफगानिस्तान में है, वर्तमान के अफगानिस्तान क्षेत्र में है, वहीं से भवन निर्माण सामग्री खरीदते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से हैं? एक मुंडीगाक, एक सुरतोगोई, ये आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर है। मुंडीगाक और सुरतोगोई ये दोनों स्थल यहां अफगानिस्तान के हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो 3 देशों में आप याद रखेंगे। अफगानिस्तान के दो ही स्थल हैं, यही 2 स्थल हैं जो अफगानिस्तान में मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे स्थल हैं, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में ही है, और भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में ये स्थल मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये 2 स्थल अफगानिस्तान में है, और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के कुल 3 देशों में स्थल मिले हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बंदरगाह पूछ रहा है आपसे। लोथल एवं सुतका गेंडोर, बिल्कुल ये दोनों बंदरगाह थे। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, बालाकोट मैंने बताया था अभी, ये भी बंदरगाह थे। कुंतासी, ये भी बंदरगाह थे। इनमें से सभी, इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ये सभी एक बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव, जिसे आदि शिव कहते हैं, मुहर में किन किन जानवरों का अंकन? लो भैया ये क्वेश्चन भी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। आपने अगर तत्सम तद्भव पढ़ा हो तो दोस्तों ये जानते होंगे, व्याघ्र बाघ। तो व्याघ्र एवं हाथी, तो ये तो सही है। गैंडा एवं भैंसा, ये भी चित्र मिला हुआ है। और हिरण, 2 हिरण का चित्र मिला हुआ है उनके पैर के नीचे। तो इस प्रकार इनमें से सभी, ये 5 जानवरों का चित्र पशुपतिनाथ की मूर्ति से मिलता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कान से मूर्ति, कान से मूर्ति, कान से मूर्ति ध्यान रखेंगे। कान से मूर्ति में क्यों रिपीट किया? क्योंकि कई बार एग्जाम में यह पूछा हुआ है कि नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिला है वो किस धातु का बना था, धातु भी पूछा हुआ है। तो धातु ध्यान रखेंगे, कांसे की मूर्ति थी, तो ये कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति, ये पत्थर की मूर्ति है जो पुजारी की मूर्ति है, तो ये कहां से मिला हुआ है? ये तो भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। नेक्स्ट है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला हुआ है? देखिए कुल मिलाकर के ना,
जो चंद हुदड़ों के लोग थे ये बहुत बड़े कलाकार लोग थे। चंद हुदड़ों के लोगों को बड़ा कलाकार लोग कहते थे। ईंटों पर अलंकार बनाना यानी कि चित्र बनाना, हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि ईंटों पर चित्रकारी कालीबंगा में भी मिला हुआ है, लेकिन चंद हुदड़ों के लोग बहुत बड़े कलाकार थे। इनके ईंटों पर चित्रकारी, इसके अलावा कभी आपसे पूछे ना ईंट बनाने की फैक्ट्री, भट्ठा जिसे कहते हैं भट्टी, तो ये भी चंद हुदड़ों से। मनका बनाने की फैक्ट्री ये भी चंद हुदड़ों से। धातु गलाने की धातु कर्म भट्ठी, धातुओं को गलाने की भट्ठी, ये भी चंद हुदड़ों से। इसके अलावा वक्राकार ईंटें ये भी चंद हुदड़ों से। इसके अलावा साज सज्जा का कोई भी सामान पूछे जैसे कि शीशा कंघा, लिपस्टिक, ये सारी चीजें कहां से मिली हुई हैं? चंद हुदड़ों से। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और इनके ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान भी मिला हुआ है चंद हुदड़ों से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर एक जार मिला हुआ है वहां पे, और उस पर अपनी चोंच में मछली दबाए हुए एक चिड़िया बैठी हुई है पेड़ के ऊपर, और उसके नीचे एक लोमड़ी खड़ी है, इसका चित्र मिलता है। तो ये कहानी आप समझ में आ गया होगा आपको, बचपन में आपने सुनी होगी कि इस तरीके से ये पेड़ है, ऐसे पेड़ पौधे हैं, और यहां पर एक चिड़िया बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? चिड़िया। और इसके चोंच में क्या है? इसके चोंच में है एक मछली, और नीचे एक लोमड़ी है जो इसकी ओर देख रही है। ठीक है, ये लोमड़ी है। मुझे चित्र बनाने नहीं आता भाई, बस ये आप सब कल्पना कर लो आप। अब यहाँ ये देख करके आपने बचपन में कहानी सुना होगा कि ये झूठी तारीफ करती है और ये चिड़िया खुश हो जाती है, कौआ को लोग बोलते हैं, और फिर क्या है कि इसके मुंह से दबाया हुआ कि तुम बहुत सुंदर गाती हो, ऐसा ये तारीफ करता है, और ये कौआ जो है वो गाने लगता है। फिर क्या होता है कि इसके जो चोंच में मछली होती है वो नीचे गिर जाती है और लोमड़ी लेकर के फरार हो जाती है, फुर्र। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी वास्तविकता हमें पता होनी चाहिए ना। इस कहानी से यही सीख मिलता था बचपन में, ये आपने सुनी होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो कहानी है ना, इसको चित्र के रूप में हमें मिला हुआ है। तो ये कहां से मिला हुआ है? तो देखिए, अगर इसको याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहला कंपलसरी क्या है कि वहां पे समुद्र का किनारा हो तभी तो मछली होगा। मछली है तो समुद्र का किनारा याद रखेंगे। तो इस प्रकार लोथल जो होगा यहीं से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसका सही जवाब है लोथल। नेक्स्ट है, स्वतंत्रोत्तर भारत में, यानी कि आज स्वतंत्रोत्तर का मतलब आजादी के बाद के भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ? हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिला हुआ है? क्या गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? गुजरात में। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, हालांकि सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यानी कौन सा एक इसमें से फसल है जिसको हड़प्पा वासी खाते थे या नहीं खाते थे, इस पर विवाद है। कुछ साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता, और उस आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि लोग बहुत यूज नहीं करते होंगे। जौ बिल्कुल यूज करते थे, दबा के खाते थे। दालें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खाते थे। चावल पर डाउट है। गेहूं भी खाते थे। तो कुल मिलाकर के जो चावल है ये डाउटफुल है, हालांकि चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। चावल के साक्ष्य है ना, रंगपुर, और दोस्तों एक रंगपुर है और एक रंगपुर ही है, और रंगपुर और लोथल, यहां से चावल की भूसी मिली हुई है। लोथल बड़े पैमाने पर रंगपुर से मिला हुआ है, कुछ मात्रा में लोथल से। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया हुआ है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, और ये उत्खनन के बाद प्रकट हुए हैं। तो ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो पहला कह रहा है यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक मतलब जो इस दुनिया में विश्वास करती थी, तो मुख्यतः तो ये लौकिक दुनिया थी, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। धर्म का वहां पे उपस्थिति था लेकिन धर्म प्रबल नहीं था। धर्म दोस्तों एकदम वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही है। धर्म के बहुत सारे प्रतीक हमें मिलते हैं, तो धर्म का हमें अंश तो दिखाई देता है, धार्मिक लोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म का बोलबाला हमें नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे।
तो ये बात भी सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं दोनों सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूट का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे 4 स्थल हैं और इधर है 4 दोस्तों राज्यों के नाम। तो मांडा कहाँ पे है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। तो A B C D इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। तो A के साथ जम्मू कश्मीर आएगा तो 3 लिखेंगे। फिर दैमाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो B के साथ 4 जाएगा तो B के नीचे 4 लिख देंगे। C कालीबंगा है और ये राजस्थान में है, तो C के साथ 1 जाएगा तो 1 लिख देंगे। और D राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, तो D के साथ 2 जाएगा तो हम D के साथ 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये C है और इसी को हम सही मानेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लोहे को हम लोग अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं हड़प्पा सभ्यता से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? अब देखिए इस पर विवाद है, क्योंकि शेर भी नहीं मिला हुआ है, घोड़े पर विवाद है, गाय का चित्र नहीं मिला हुआ है लेकिन बैल मिला हुआ है, तो हम गाय नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हुए हैं? हाथी एकमात्र है जो मिला हुआ है। हाथी एकमात्र ऐसा स्थान हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनाना ये चाह रहा था कि कौन सा एक मिला हुआ है ना, क्योंकि गाय बैल है लेकिन गाय का चित्र हमें एक भी नहीं मिलता। लेकिन इससे ये अनुमान नहीं लगाएंगे कि नहीं गाय भी नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। घोड़े का हमें अवशेष मिला है सुरकोटदा से, लेकिन उस पर भी विवाद है, पूरी तरीके से वो भी घोड़े का नहीं माना जाता। और शेर का तो न तो साक्ष्य मिला है न तो कोई चित्र मिला हुआ है, तो शेर भी इसका सही जवाब। तो ज्यादा सही तो शेर हो सकता है। तो अगर हमें किसी एक को टिक करना है तो हम इसको शेर, मैं अपनी ओर से इसको शेर को टिक करूंगा। लेकिन किताब में इसमें कुछ में गाय दिया हुआ है, कुछ में घोड़ा दिया हुआ है, कुछ में शेर दिया हुआ है, ज्यादा सही जो होगा वो शेर होगा। ठीक है। और हमारा आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि चंद हुदड़ों का खनन किसने किया था, चंद हुदड़ों को किसने खुदवाया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हमारा मनोबल भी दोगुना रहे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में वैदिक काल की ओर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।